दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। एक्शन मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग वायलेंस के मामले में एक अलग ही लेवल पर है। इमेजिन करो एक शिप जो समुद्र के बीच में है, उस पर डेंजरस क्रिमिनल्स हैं, पुलिस है, और शिप के अंदर छुपा है एक ऐसा राज, सीक्रेट, जो इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। जब ये राज जागता है तो न क्रिमिनल बचता है न पुलिस, सिर्फ बचता है तो वो है दहशत। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से मनीला, फिलीपींस में। यहाँ कुछ कोरियन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था जो वहां छुप कर बैठे थे। इन्हें वापस कोरिया ले जाने के लिए पहले एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहां एक बम ब्लास्ट हो गया। इसलिए अब अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि इन क्रिमिनल्स को प्लेन से नहीं बल्कि एक कार्गो शिप से कोरिया ले जाया जाएगा। इस मिशन का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग। सीन शिफ्ट होता है 2022 में। हम देखते हैं मनीला के पोर्ट पर भारी पुलिस सिक्योरिटी है। एक बड़ा कार्गो शिप जिसका नाम फ्रंटियर टाइटन है वो तैयार खड़ा है। इस शिप पर कोरिया के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स को चढ़ाया जा रहा है। इनकी सिक्योरिटी के लिए 20 से ज्यादा एलीट डिटेक्टिव्स मौजूद हैं जिनको लीड कर रहे हैं कैप्टन स्योक-वू। यहाँ हमें कुछ मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सबसे पहले है पार्क जोंग-डू। ये एक साइको किलर और गैंग लीडर है जिसके पूरे शरीर पर टैटू है। ये दिखने में ही शैतान लगता है और पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुराता है जैसे इसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा हो। दूसरा कैरेक्टर है ली दो-इल। ये जोंग-डू से बिल्कुल अलग है, शांत, चुपचाप और रहस्यमयी। दो-इल की आंखों में एक अजीब सी ठंडक है। सारे क्रिमिनल्स को शिप के नीचे जेल सेल्स में बंद कर दिया जाता है। उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि शिप के सबसे निचले हिस्से में, इंजन रूम के पास, एक हिडन लैब बनी हुई है। वहां एक डॉक्टर और उसकी टीम एक अजीब से इंसान को बेहोश करके रखे हुए हैं। इस इंसान की आंखें सिली हुई हैं, स्टेपल्ड, और वो मशीनों से जुड़ा हुआ है। इस कैरेक्टर का कोड नेम है अल्फा। डॉक्टर उसे लगातार सेडेटिव दे रहा है ताकि वो जाग न जाए। ये शिप सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं बल्कि इस मॉन्स्टर को भी स्मगल कर रहा है। शिप रवाना होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। पुलिस वाले शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जोंग-डू के दिमाग में खुराफात शुरू हो चुकी है। वो अपने मुंह से एक ब्लेड निकालता है और अपनी हथकड़ी खोल लेता है। दरअसल शिप पर मौजूद कुछ क्रू मेंबर्स जो खाना सर्व करते हैं और इंजन रूम में हैं, वो जोंग-डू के ही आदमी हैं जो भेष बदल कर आए हैं। रात होते ही असली खेल शुरू होता है। जोंग-डू के साथी इंजन रूम पर कब्जा कर लेते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ देते हैं ताकि कोई मदद न बुला सके। फिर वो जेल एरिया में आते हैं और केमिकल स्प्रे करके सिक्योरिटी कैमरों को ब्लॉक कर देते हैं। जोंग-डू आजाद हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो पूरा कत्लेआम है। जोंग-डू और उसके साथी पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं। वो उन्हें ब्रूटली मारना शुरू करते हैं। किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, किसी का हाथ काटा जा रहा है। जोंग-डू एक पुलिस वाले का पिस्टल छीन लेता है और कैप्टन स्योक-वू के पास पहुंचता है। कैप्टन और जोंग-डू के बीच फाइट होती है, लेकिन जोंग-डू बहुत तेजी से उसे मार देता है। अब शिप पर क्रिमिनल्स का कब्जा हो चुका है। सिर्फ कुछ पुलिस वाले बचे हैं, जिनमें दा यॉन नाम की एक फीमेल डिटेक्टिव भी शामिल है। वो और कुछ सर्वाइवर्स इंजन रूम की तरफ भागते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब ऊपर लड़ाई चल रही थी तो खून बहकर शिप के फ्लोर से होता हुआ नीचे उस सीक्रेट लैब में टपकने लगता है जहां अल्फा सोया हुआ था। खून की बूंदें सीधा अल्फा के मुंह पर गिरती हैं। खून की स्मेल और ऊपर हो रहे शोर से अल्फा के अंदर कुछ ट्रिगर होता है। अल्फा की उंगली हिलने लगती है। डॉक्टर पैनिक में आ जाता है और उसे और इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्फा अपनी आंखें खोल लेता है। वो इतनी ताकत के साथ उठता है कि लोहे की चेन को मोम की तरह तोड़ देता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा उसका सिर पकड़कर एक ही झटके में कुचल देता है। ये सीन देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अल्फा अब आजाद है। वो लैब से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में घूमना शुरू करता है। उसके रास्ते में जो भी आता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या क्रू मेंबर, वो उन्हें मार देता है। अब मूवी सर्वाइवल हॉरर में बदल जाती है। एक तरफ जोंग-डू और उसके गुंडे पुलिस वालों को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ अल्फा ने शिकार करना शुरू कर दिया है। अल्फा सबसे पहले जोंग-डू के कुछ साथियों से टकराता है। वो उन्हें ऐसे मारता है जैसे वो मक्खी मच्छर हो। एक आदमी को उठाकर दीवार पर दे मारता है, दूसरे का जबड़ा तोड़ देता है। जोंग-डू को जब पता चलता है कि कोई तीसरा बंदा शिप पर है जो उसके आदमियों को मार रहा है, तो वो गुस्से में वहां पहुंचता है। जोंग-डू को लगता है कि वो इसे भी मार देगा। वो अल्फा पर गोली चलाता है, लेकिन अल्फा को गोली का कोई असर नहीं होता। अल्फा जोंग-डू के पास आता है। जोंग-डू नाइफ से हमला करता है, लेकिन अल्फा उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सीन बहुत शॉकिंग है। जोंग-डू, जो अब तक मूवी का मेन विलेन लग रहा था, अल्फा उसे बुरी तरह पीटता है। अल्फा जोंग-डू का हाथ तोड़ता है और फिर उसका सिर पकड़कर इतनी जोर से मारता है कि जोंग-डू वहीं खत्म हो जाता है। ये ऑडियंस के लिए बड़ा ट्विस्ट था। मेन विलेन ही मर गया। अब बचा है तो सिर्फ दो-इल, वो शांत आदमी, और बचे हुए पुलिस वाले। अल्फा अब ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका है। दा यॉन, फीमेल कॉप और कुछ पुलिस वाले छुपे हुए हैं। अल्फा वहां पहुंचता है
और उन पर हमला कर देता है। जब अल्फा दायोन को मारने वाला होता है तभी दोइल वहां आ जाता है। यहाँ हमें दोइल का असली रूप देखने को मिलता है। दोइल अल्फा को टक्कर देता है। वो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। दोइल अल्फा को किक मारकर पीछे धकेल देता है। यहाँ मूवी हमें थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती है ताकि हम समझ सकें कि ये अल्फा आखिर है क्या। कहानी जुड़ती है 1943 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। जापानी आर्मी ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया था इंसानों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए। उन्होंने भेड़ियों के जीन्स को इंसानों में मिक्स किया था। इस प्रोसेस से जो क्रीचर बना वो न थकता था, न दर्द महसूस करता था और उसमें जानवरों जैसी ताकत थी। ये अल्फा वही पुराना सब्जेक्ट है जो सालों से जिंदा है लेकिन आर्टिफिशियल नींद में था। और ट्विस्ट ये है कि दोइल भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, लेकिन वो एक अपडेटेड वर्जन है। दोइल के पास ताकत तो है लेकिन उसके पास अपना दिमाग और कंट्रोल भी है, जबकि अल्फा बस एक किलिंग मशीन है। अब अल्फा वहां से फिलहाल चला जाता है क्योंकि उसे भूख लगी है और वो और लोगों को ढूंढ रहा है। अब सिचुएशन ये है कि शिप पर बचे हुए क्रिमिनल्स और पुलिस वालों को जिंदा रहने के लिए एक साथ आना पड़ता है। दायोन, कॉप और दोइल एक टीम बनाते हैं। एक क्रिमिनल कपल भी उनके साथ जुड़ जाता है। ये ग्रुप डिसाइड करता है कि वो इंजन रूम में जाकर शिप को रोक देंगे और हेल्प के लिए सिग्नल भेजेंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं है क्योंकि अल्फा हर जगह घूम रहा है। एक एक करके ग्रुप के लोग मारे जाते हैं। अल्फा एलिवेटर में उनका वेट कर रहा होता है। एक सीन में वो क्रिमिनल कपल को बहुत ब्रूटैलिटी से मारता है। दोइल बताता है कि अल्फा को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसका सिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसकी बॉडी रिकवर हो जाती है। इसी बीच कोरिया में बैठी वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को पता चल जाता है जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थी कि अल्फा जाग गया है। उन्हें डर है कि अगर ये राज बाहर आया तो उनकी बदनामी होगी। वो लोग अपनी स्पेशल ऑप्स टीम को हेलीकॉप्टर से शिप पर भेजते हैं। इस टीम का लीडर एक बहुत ही एरोगेंट आदमी है। ये स्पेशल ऑप्स टीम शिप पर उतरती है। इनके पास हेवी गन्स और इक्विपमेंट है। इनका मिशन है शिप पर मौजूद हर इंसान को मार दो, चाहे वो पुलिस हो या क्रिमिनल, और अल्फा को वापस कैप्चर कर लो। ये लोग आते ही बचे हुए सर्वाइवर्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब दोइल और दायोन दो तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ अल्फा है और दूसरी तरफ ये स्पेशल ऑप्स टीम। दोइल स्पेशल ऑप्स टीम से लड़ता है। यहाँ हमें दोइल की फाइटिंग स्किल्स देखने को मिलती है। वो अकेला ही उन ट्रेनड सोल्जर्स पर भारी पड़ता है। अल्फा अब डेक पर आ चुका है। स्पेशल ऑप्स टीम उसे बेहोश करने वाली गन्स से मारती है, लेकिन अल्फा पर उसका कोई असर नहीं होता। अल्फा उन सोल्जर्स का हाथ उखाड़ देता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। स्पेशल ऑप्स का लीडर अल्फा से लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन अल्फा ओरिजिनल है। वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अल्फा उस लीडर को भी मार देता है। अब सिर्फ दोइल बचा है जो अल्फा को रोक सकता है। दोइल और अल्फा के बीच एक फाइनल ब्लडी शोडाउन होता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं। दोइल अपनी स्पीड और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। वो अल्फा को शिप के किनारे ले आता है। काफी लंबी लड़ाई के बाद दोइल अल्फा को समुद्र में गिरा देता है या हेवी चेन से बांधकर नीचे फेंक देता है। अल्फा पानी में डूब जाता है और शिप के प्रोपेलर से टकराकर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन लड़ाई में दोइल भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दायोन फीमेल कॉप भी जख्मी है लेकिन जिंदा है। शिप अब पूरी तरह तबाह हो चुका है और समुद्र में डूबने वाला है। एंडिंग में हम देखते हैं कि दायोन और एक दो सर्वाइवर्स लाइफ बोट लेकर भाग निकलते हैं। दोइल अभी भी शिप पर है या गायब हो गया है ये क्लियर नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें पता चलता है कि वो सरवाइव कर गया है। मूवी खत्म होने से पहले हमें एक और बड़ा रिवील मिलता है। पता चलता है कि दोइल का एक बेटा भी है और वो ऑर्गेनाइजेशन उसके बच्चे को ढूंढ रही है। दोइल का मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं था, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना था जिसने उसे मॉन्स्टर बनाया। ये एंडिंग क्लियरली हिंट देती है कि इसका पार्ट 2 आने वाला है, या ये एक बड़ी स्टोरी का सिर्फ पहला हिस्सा था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में छुपे हुए हैं।